Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will discuss how to write a effective RFP, that is request for proposal. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि RFP क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए जब व्हेन राइट ए RFP एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस RFP। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज RFP, इंपॉर्टेंस एंड हाउ टू राइट ए RFP। स्टेप बाय स्टेप मैं ओवरव्यू लेंगे हम कि क्या क्या उसमें हम स्टेप्स यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें व्हाट इज एन RFP एक्चुअली में है क्या। यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी है। एन RFP रिक्वेस्ट स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। इट्स ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन यूज टू इनवाइट वेंडर्स टू सबमिट प्रपोजल फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज दैट आप एक प्रोजेक्ट कराना चाहते हैं, जैसे आपको करना है आपकी जो सर्विसेज है उसको आप क्लाउड पे मूव करना चाहते हैं। ओके, इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक ऐसी IT कंपनी चाहिए, कंसल्टेंट चाहिए जो आपका इसमें प्रॉपर हेल्प करे, टेक्निकल एक्सपर्टीज जिसके पास हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाएंगे अपने यूज के हिसाब से, और अपनी अपनी जो रिक्वायरमेंट है उस प्रपोजल में, उस डॉक्यूमेंट में आप डालोगे, और आप वेंडर्स को बोलोगे कि भैया आप अपना प्रपोजल सबमिट करो कि मेरे रिक्वायरमेंट को कैसे अचीव कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है आपका प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, बजट, टाइमलाइंस एंड इवोल्यूशन क्राइटेरिया ऑफ टू इंश्योर वेंडर प्रोवाइड रिलेवेंट एंड कम्पिटिटिव प्रपोजल। इसका मतलब ये हुआ कि इस RFP के अंदर आप कुछ क्राइटेरिया मांगते हैं, जिसमें आपकी कितना, जैसे आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, सपोज दैट आपका ऑन प्रेमिसेस है, कौन से आप इसमें ये शेयर नहीं करोगे कि कौन से क्लाउड पे जाना है, वो आप वेंडर से मांग सकते हो विच इज द बेस्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। और आप भी शेयर कर सकते हो, इट्स नॉट कि आप शेयर नहीं कर सकते, आपको अगर किसी स्पेसिफिक क्लाउड पे जाना है आप उसका भी मांग सकते हो, बट जनरली प्रपोजल ओपन होता है। इट्स ए ओपन टू ऑल वेंडर, किसी आप स्पेसिफिक को टारगेट नहीं कर सकते, स्पेसिफिक को फेवरिज्म नहीं कर सकते। आपने बोला कि भाई मेरा प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ये है, इसका बजट मेरा इतना है, इसकी टाइमलाइन मुझे इतने इतने महीने में करनी है या इतने टाइम पे करना है, और आप ये तो कि आपकी टाइमलाइंस। उसके बाद वेंडर भी अपना कुछ प्रपोजल शेयर करता है, आपने बोल दिया मुझे 3 मंथ में करना है, हो सकता है कि 3 मंथ में पॉसिबल ना हो, तो वेंडर आपको प्रपोजल सबमिट करने से पहले, बिड सबमिट करने से पहले आपको क्यूरी भेज सकता है कि भाई इसको 3 मंथ से बढ़ा के आप इसको 4 मंथ कीजिए या 6 मंथ कीजिए, क्योंकि 3 मंथ इज वेरी शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन। वो चीज़ें भी होती हैं जिसको हम बोलते हैं प्री बिड चेक्स और प्री बिड क्यूरीज। बिड करने से पहले की क्यूरीज पे डिस्कशन होता है, काफी वेंडर्स आते हैं जो अपनी क्यूरी शेयर करते हैं, उसके हिसाब से RFP मॉडिफाई भी हो जाती है। ये सब चीजें होती हैं RFP का। जब हम RFP लिखते हैं, जो RFP का प्रपोजल के लिए हम वेंडर को इनवाइट करते हैं। वाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो ये चीज़ तो हम वैसे भी कर सकते हैं। हम किसी वेंडर को बोले, हमने एक सपोज दैट सिस्को को बोल दिया कि भाई आप हमें एक प्रपोजल दो, हमने डायरेक्ट अमेजन को, गूगल को, किसी को भी रीच आउट कर सकते हैं। तो फिर RFP की जरूरत क्या है हमें। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, व्हेन हायरिंग ए वेंडर फॉर IT सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग, लार्ज प्रोजेक्ट, कोई भी किसी तरह का प्रोजेक्ट हो, आप वेंडर को इन्वाइट करते हो। जब भी आप कोई मल्टीपल कम्पिटेटिव बिड्स करते हो, व्हेन यू स्ट्रक्चर वेंडर्स के पास जाते हो, आपको क्यों चाहिए, क्योंकि आपको 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 नहीं पता कि मुझे कैसे करना है, तो यू कैन फाइंड ए बेस्ट वेंडर, कम्पिटिटिव कम्पिटिटिव बजट एंड टाइमलाइंस, एक्सपर्ट कंपनीज जिसमें जिन्होंने काफ़ी इस तरह की माइग्रेशन की हो, जो जो आपको चाहिए। इस दैट्स वाई ये एक बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और सबसे अच्छी बात हुई कि ओपन होती है। ठीक है, यू कैन नॉट टारगेट एनी इंडिविजुअल्स। ठीक है, हम इसको जैसे बोलते हैं कि RFP इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन एंड द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर प्रोजेक्ट, बिकॉज इट्स एक ओपन फॉर ऑल। आप किसी भी कंपनी को टारगेट नहीं कर सकते, किसी भी वेंडर को टारगेट नहीं कर सकते, ये सबके लिए ओपन होती है, और जो अपना बेस्ट प्रपोजल सबमिट करता है वो बिड को जीत जाता है। तो एग्जाम्पल जैसा हमने पहले लिया, एक कंपनी एक न्यू वेबसाइट चाहती है, मोबाइल ऐप चाहती है, या क्लाउड माइग्रेशन चाहती है। इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट ए मल्टीपल एजेंसी इंडिविजुअली, दे रिलीज ए RFP सो एजेंसीज कैन सबमिट कम्पिटिटिव बिड्स। ये तो इसमें हमें हमें हेल्प क्या मिलती है कि एक तो हमारे पास मल्टीपल वेंडर्स की रिक्वायरमेंट आ जाती है, और हमारे पास एक अच्छा प्रपोजल सबमिट होता है कि
वी कैन जज कि व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, विच प्रपोजल इज बेस्ट फॉर अस। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन टू राइटिंग ए आरएफपी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर और भी डिटेल में आपको वीडियो बना के दे दूंगा। सो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप की बात करते हैं, सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट ओवरव्यू। प्रोजेक्ट ओवरव्यू का मतलब क्या हो गया? इट्स ए स्टार्ट विद ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर कंपनी एंड प्रोजेक्ट। इसमें आप ये बता सकते हैं कि व्हाई आर यू सीकिंग ए प्रपोजल, और व्हाट यू एक्सपेक्ट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, सपोज दैट आपकी रिक्वायरमेंट है कि यू आर लुकिंग फॉर ए आईटी सर्विस प्रोवाइडर हु कैन हेल्प यू टू माइग्रेट योर सर्विसेज ऑन क्लाउड। ठीक है, तो इस तरह की एक रिक्वायरमेंट आप बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं, आप अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं कि हम कौन हैं, क्या है प्रोजेक्ट, मुझे क्या प्रोजेक्ट है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद बात करते हैं हम प्रोजेक्ट के स्कोप की। स्कोप की अगर बात करते हैं तो स्कोप के मतलब हो गया, वी नीड टू क्लियरली डिफाइन द प्रोजेक्ट गोल एंड व्हाट नीड टू बी अचीव्ड। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल थिंग्स है ये। प्रोजेक्ट का जब भी आप एक आरएफपी प्रपोजल मांगते हो तो प्रोजेक्ट का आपका गोल और ऑब्जेक्टिव क्लियर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका प्रोजेक्ट स्कोप ऑब्जेक्टिव गोल अगर आपका क्लियर नहीं है, सो आप ना तो आपको वेंडर से आप वो काम करवा पाओगे, ना ही वेंडर आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर प्रोजेक्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर। रिक्वायर्ड सर्विसेज लाइक आपको क्या सर्विस चाहिए, स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स लाइक टाइमलाइंस, कौन से सर्विसेज आपको कौन से, सपोज दैट मैं अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो आपको ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड पे जाना है, क्लाउड टू क्लाउड जाना है, हाइब्रिड क्लाउड जाना है, कौन सी सर्विसेज आप करना चाहते हो, कौन सी सर्विसेज आप नहीं करना चाहते हो, ये सारी चीज आपकी प्रोजेक्ट स्कोप में होनी चाहिए। कितनी क्रिटिकलिटी है, कैसे, कितना आपका यूज है, कितना साइज आपको चाहिए, क्या क्या चाहिए आपको, आपको SAS चाहिए, आपको PAS चाहिए, आपको IAS चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट should be gathered, should be clearly explained in your project scope and objective। इसी के बेस पे ही वेंडर आपको अपना प्रपोजल सबमिट करेगा। अगर आप खुद क्लियर नहीं है कि आपको चाहिए क्या, तो आप वेंडर से भी वो नहीं मांग पाओगे, वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। ए वेल डिफाइंड स्कोप प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग लेटर। अदरवाइज आपका टाइमलाइन आपका अचीव नहीं होगा, आपका आपकी सर्विसेज जो आप करना चाहते हो वो अचीव नहीं होगी, बाद में फिर आर्गूमेंट्स होते हैं कि ये तो लिखा नहीं था, ये तो पूछा नहीं था, ये क्लियर नहीं था। देयर शुड नॉट बी एनी गैप, एवरीथिंग शुड बी क्लियरली रिटर्न एंड एग्रीड बिटवीन कंपनी एंड वेंडर्स। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं बजट एंड टाइमलाइंस। देखिए ये जो पार्ट है ना, ये आप भी समझ रहे होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बजट किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बजट और टाइमलाइंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और बजट और टाइमलाइन एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। सपोज दैट आपने कहा मुझे 3 मंथ का एक बजट चाहिए और उसका 1 करोड़ का मेरा बजट है। अगर यही बजट आपका 4 महीने, अगर आपका टाइमलाइन 4 महीने हो जाता है तो हो सकता है ये 1.25 करोड़ हो जाए। तो टाइम इक्वल टू मनी है, टाइम इक्वल टू मनी। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा मनी भी आपकी लगेगी। टाइम भी लगेगा, मनी लगेगी, एफर्ट लगेंगे, मैन आवर्स लगेंगे, सब कुछ लगेगा। सो बजट एंड टाइमलाइंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। सो इन योर आरएफपी प्रोवाइड ए एस्टिमेटेड बजट रेंज टू अट्रैक्ट रिलेवेंट वेंडर। मतलब आप किसी भी वेंडर को अपना एस्टिमेटेड बजट बताइए कि भाई मेरा बजट ये है, आप इसमें कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सब आपको एक एस्टिमेटेड बजट आपको देना देना पड़ता है। आपको एक टाइमलाइन डेडलाइंस अब मेंशन करनी पड़ती है कि माइलस्टोन अचीव करने मेंशन करने पड़ते हैं कि मैं इसको फेज वाइज करूंगा, या मैं इसको वन टाइम में गो करूंगा, या पहले मैं इस चीज़ को गो लाइव करूंगा, बाद में मैं ये करेंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या टाइमलाइंस क्या है, आपने कब तक का टारगेट रखा है, दैट इज very clearly mentioned in your RFP। based on that vendor will propose their solution। they will consider their efforts, are they will hire the resource, whatever they need to do they will do based on your budget and based on your timelines। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रपोजल रिक्वायरमेंट की, तो प्रपोजल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया कि आपको चाहिए क्या वेंडर से उस प्रपोजल में। लाइक कॉमन रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो उस वेंडर्स की कंपनी प्रोफाइल, पास्ट एक्सपीरियंस एंड केस स्टडीज, कितने उसने ऐसे प्रोजेक्ट उसने किए हैं, प्राइसिंग ब्रेकडाउन, प्रोजेक्ट टाइमलाइंस एंड मेथोडोलॉजी की वो कैसे करेगा, एक सोल्यूशन वो सबमिट करेगा। उसको हम जैसे एक तरह का हम HLD भी बोल देते हैं,
कि वो HLD टाइप सबमिट कर सकता है, सोल्यूशन डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट उसको सबमिट करने पड़ते हैं। एक पीपीटी प्रेजेंटेशन लेके आता है, वो बताता है कि आपके रिक्वायरमेंट के बेस पे हम इसको इस तरह से करेंगे। उसे बोलते हैं सोल्यूशन डॉक्यूमेंट, सोल्यूशन डायग्राम, सोल्यूशन डॉक्यूमेंट, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह का जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रपोजल रिक्वायरमेंट में आप उनसे मांग सकते हो, और बेस्ड ऑन दैट दे कैन बिड एंड दे कैन गेट द प्रोजेक्ट, ठीक है। आप उसको बोल सकते हो भाई कम से कम आप अपने 3 ऐसे केस स्टडीज आप प्रेजेंट करो जहां पर आपने इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट माइग्रेट किया हो, आपने कितने टाइमलाइन में अचीव किया था, क्या उसकी एक्सपीरियंस है, क्या उसका फीडबैक्स है, ये चीज़ आप उनसे मांग सकते हो। सो इट्स सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन टू रिसीव स्ट्रक्चर्ड एंड कंपेरेबल प्रपोजल टू द वेंडर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे चाहते क्या हो। उसके बाद बात आती है इवोल्यूशन क्राइटेरिया की, जिसके बेस पे आप वेंडर को इवोल्यूट करते हो कि वो आपके प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल है कि नहीं है। इट इंक्लूड्स लाइक क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, लाइक एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज को आप 30% दे सकते हो। आई मीन कि जो जो इवोल्यूशन पीरियड क्राइटेरिया है, ये आपका परसेंटेज वाइज हो सकता है, आपकी कुछ भी परसेंट हो सकता है। जैसे आपका एक्सपर्ट को आपने नंबरिंग हो सकती है, जैसे 1 to 10, कि अपने एक्सपीरियंस को आप दे रहे हो 5 नंबर, या परसेंटेज की बात करूं तो 30% आप एक्सपीरियंस को कंसिडर कर रहे हो। कॉस्ट इफेक्टिवनेस को आप 25% कंसिडर कर रहे हो। और लाइक टेक्निकल अप्रोच आप 20% अप्रोच कर रहे हो। जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उनको आप रेस्ट ऑफ 50% कर रहे हो। मतलब इस तरह से आप 100% क्राइटेरिया आप अचीव कर रहे हो कि किस किस चीज को आपने कितनी वेटेज आपने दी है। उस वेटेज के बेस पे आप उस प्रपोजल को इवेल्युएट कर सकते हो, वेंडर को इवेल्युएट कर सकते हो। तो ये सब आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ता है अपनी आरपी में, ठीक है। सो इट लाइक यू विल इवेल्युएट प्रपोजल बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, प्राइसिंग, मेथोडोलॉजी। द कॉन्ट्रैक्ट विल बी अवॉर्डेड ऑन द टू द मोस्ट सुटेबल वेंडर्स। तो ये आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा अपने आरपी में। आरपी कैन नॉट बी समथिंग क्रिएट सस्पेंस, नो, इट शुड बी वेरी क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट। So having clear evaluation criteria ensure fairness and helps you to choose the best vendor for your project, for your requirement. उसके बाद आपको जो प्रपोजल है, जो आपका टाइमलाइंस होती हैं कि आपको कब तक प्रपोजल सबमिट करना है, उसकी क्लियरली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल होनी चाहिए कि टाइम डेट, लाइक आपको टाइम के साथ देना पड़ता है आपको कि इस तारीख को इतने बिफोर दिस, सपोज दैट 31 मार्च को बिफोर 6 PM आपको प्रपोजल सबमिट करना है। कहाँ पर सबमिट करना है, फिजिकल कॉपी करनी है, मेल पे करनी है, आपको उस पर प्रॉपर आपको एड्रेस शेयर करना पड़ेगा, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप किससे किससे कांटेक्ट करेंगे, वो कांटेक्ट पर्सन, स्पोक, वो सब आपको इसमें देना पड़ता है ताकि जो वेंडर है वो आपको रीच आउट कर सके, टाइमली अपनी क्यूरी रिजॉल्व करवा पाए और अपना प्रपोजल टाइमली सबमिट कर पाए। कब आपकी बिड खुलेगी, कब इसका अनाउंसमेंट होगा, कब क्या, कौन कौन से टाइमलाइन पे, कौन कौन सी डेट्स पे क्या क्या होगा, इट शुड बी क्लियरली एक्सप्लेन्ड। अगर आपका किसी रीजन से टाइमलाइन आगे बढ़ती है तो आपको सबको वापस से बताना पड़ता है कि मेरी ये टाइमलाइन चेंज हुई है। आपको अखबार में, न्यूज़पेपर में, या कैसे भी, किसी भी वे में, जिस तरह से आप आरएफपी प्रपोजल पब्लिश कर रहे हो, उसी वे पे आपको सबको वेंडर्स को बताना पड़ता है कि डेट्स मेरी पोस्टपोन्ड हो गई या प्रीपोन्ड हो गई है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से आपको देनी पड़ेगी वेंडर्स को। उसके बाद ही वेंडर आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो शेयर कर पाएगा। सो आरएफपी लिखना इट नॉट ए इजी जॉब। आपको एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, क्लियरिटी चाहिए। पर्सन हु राइटिंग द आरएफपी, जो आरएफपी को डिजाइन कर रहा है, लिख रहा है, वो ऐसा रिसोर्स होना चाहिए, ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको उस प्रोजेक्ट का A to Z पता हो, जिसको पता हो कि मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए और क्यों चाहिए। तभी आप एक आरएफपी लिख सकते हैं। की टेक अवे की बात करें तो आपको जो ध्यान रखनी चाहिए, सबसे पहले कंपेयर प्रपोजल बेस्ड ऑन एवोल्यूशन क्राइटेरिया, रिक्वेस्ट वेंडर प्रेजेंटेशन और डेमोज, चेक रिफरेंस और पास्ट वर्क, उनका पास्ट एक्सपीरियंस चेक करें, नेगोशिएबल प्राइस पे, कॉन्ट्रैक्ट पे टर्म्स करें, उनके उनके पास्ट जो भी उन्होंने किया है उनको देखें कि कितने सक्सेसफुल रेट कितना रहा है। यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, प्रोवाइड रियलिस्टिक बजट एंड टाइमलाइंस, मेंशन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेशंस, बी ओपन टू वेंडर सजेशन। ऐसा नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर वेंडर्स को या ओईएम को टारगेट कर रहे हो, इट शुड बी ओपन, ठीक है ना। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉम्प्लेक्स आरएफपी, कीप योर आरएफपी डायरेक्ट, सिंपल,
to the point so vendor can easily understand what you need and what they need to deliver. कोई भी इस तरह की लैंग्वेज मत कीजिए, मतलब आप ये एज्यूम मत कीजिए कि जो आप लिख रहे हो वो सामने वाले को समझ में आ ही जाए। आप बिल्कुल एक ले बैन की तरह लिखिए। एक आप ये समझ के आप आरएफपी लिखना चाहिए कि सामने वालों को एक एक लाइन क्लियर हो। कुछ भी लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हों, ताकि हर आदमी अपने हिसाब से उसको समझे और अपना रिक्वायरमेंट शेयर करे। इट शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल टू ऑल। ठीक है, तो दैट इज बेसिक सम की टेक अवेज, सम बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट यू शुड फॉलो बिफोर राइटिंग और ड्यूरिंग राइटिंग ए आरएफपी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो अगर आपको इसमें और भी कुछ चाहिए आरपी के रिगार्डिंग, प्लीज़ लेट मी नो। मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पे डाल सकते हैं, मैं उस पर और भी आपको डिटेल में स्पेसिफिक कोई टॉपिक पे आपको या पार्ट पे आपको आरपी के आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो। आई विल ट्राई टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। सो मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। टिल देन, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू, टेक केयर।